हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विजय गुप्ता फ्रॉम आईटेक्स कंसल्टेंसी। आज एक नए टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा कि सैलरी के ऊपर टीडीएस की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। मतलब जब कोई भी पर्सन अपने एम्प्लॉय को जब सैलरी पे करता है तो उसमें अगर वो स्पेसिफिक लिमिट से ज़्यादा के अमाउंट जा रही है तो उस केस में सैलरी में से टीडीएस की कैलकुलेशन करी जाती है। तो वो कैलकुलेशन कैसे की जाती है, ठीक है, वो प्रॉपर वे में आपको यहाँ पर बताऊंगा कि टीडीएस होता क्या है और सैलरी पर टीडीएस की कैलकुलेशन किस तरह से करी जाती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयर। अगर सैलरी की बात हम करें तो वहां पर सैलरी वर्ड जब आता है, सैलरी का मतलब क्या होता है कि वहां पर कम से कम दो लोग होना जरूरी होते हैं, एक देने वाला और एक लेने वाला। ठीक है, तो एक पर्सन जो दूसरे पर्सन के अंडर में रेगुलर वर्क करता है, काम करता है, ठीक है, और रेगुलर वर्क करने के बदले में महीने के लास्ट में जो उसे उसके हाथ में जो फंड आता है, जो पैसे हाथ आते हैं, उसे सैलरी बोला जाता है। तो यहाँ पर जो अमाउंट पेड कर रहा है, ठीक है, उसको एम्प्लॉयर बोला जाता है, और जिस पर्सन ने काम किया है, जॉब किया, अपनी अपनी सेवाएं दी, ठीक है, उसे एम्प्लॉय कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही जैसे देख रहे हैं, अ पर्सन और बिजनेस दैट एम्प्लॉयज ऑन वन और मोर पीपल स्पेशली फॉर वेजेस और सैलरी। ठीक है, ये एम्प्लॉयर का मीनिंग है। मतलब सीधी सी बात है कि एक तरह से एक दो या और ज्यादा लोगों को अगर कोई पर्सन अपने यहाँ रोजगार देता है, काम देता है, तो उसे एम्प्लॉयर कहा जाता है। वही चीज मैंने अपनी बात में कही। इसी तरह से जो मीनिंग ऑफ एम्प्लॉय, एन एम्प्लॉय इज अ पर्सन हु इज पेड टू वर्क फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन और फॉर अनदर पर्सन। मतलब सीधी सी बात है कि कोई भी पर्सन जो क्या करता है कि अपना सर्विस देता है, काम करता है किसी एक आदमी के लिए, या किसी क्या कहते हैं, पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कोई फर्म है, कंपनी है, ठीक है, जैसे टाटा कंपनी है, हजारों की संख्या में एम्प्लॉयज काम करते हैं, या लाखों के हैं तो कम नहीं होगा। जैसे रिलायंस है, रिलायंस यहाँ पर एज ए एम्प्लॉयर की कंडीशन में, और जो 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 भी चाहे वो पियोन हुआ या अकाउंटेंट हुआ या जो दूसरे जो एम्प्लॉयज होते हैं, वो सब एम्प्लॉय की कैटेगरी में कहलाते हैं। तो करते क्या है, आपको सबको पता है कि भाई करते क्या है कि वो 10 से 6 की अपनी ड्यूटी पार्टिसिपेट करते हैं, और 10 से 6 की ड्यूटी पार्टिसिपेट करने के बदले में पेमेंट उनको डेली बेस पे नहीं मिलता। ठीक है, नेक्स्ट मंथ की जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होती है इसकी, जो 6 या 10 को सैलरी क्या होती है, इशू होती है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, जो हम मेन देखने जा रहे हैं कि मीनिंग ऑफ टीडीएस। टीडीएस का मतलब क्या होता है। ठीक है, टीडीएस स्टैंड्स फॉर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। एज पर इनकम टैक्स एक्ट, any company or person making a payment is required to deduct tax at source if the payment exceed certain, ठीक है, threshold limits. TDS has to be deducted at the rate prescribed by the tax department. ऐसा होता है कि जो टीडीएस है, टीडीएस का मतलब क्या होता है, कि अगर किसी भी एक पर्सन को दूसरे को कोई पेमेंट करना है, ठीक है, अगर कोई भी पर्सन, ठीक है, जिसने कोई सेवाएं ली हैं, ठीक है, या कोई भी, ठीक है, तो कोई भी सर्विस ली है, कोई भी सेवाएं ली हैं, और जब पेमेंट करने की बात आती है, तो जो वो पेमेंट करना होता है कि अगर वो गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, अगर कोई सर्टिफाइड लिमिट है, मतलब जो एक वैल्यू डिसाइड की गई है, अगर उस वैल्यू से ज्यादा अगर पेमेंट किया गया है, तो इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से जो पर्सन जिसने सेवाएं ली हैं और जिसे पेमेंट करना है, वो क्या करेगा, सामने वाले आदमी को जिसे पैसा देना है, उसे देने से पहले, ठीक है, वो क्या करेगा, उसमें से एक स्पेसिफिक परसेंटेज, जैसा रूल्स के हिसाब से, इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से डिसाइड होगा, वो वैल्यू वहां पर कट कर लेगा। अब कट करने के बाद क्या करेगा, उसके बाद क्या करेगा कि जो सीधी सी बात है कि जो जितनी अमाउंट कट करी गई, उसे बोला जाता है टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स।
ठीक है, तो वो तो सीधी सी बात है, एक तरह से गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करेगा, और इसके अलावा क्या कहते हैं जो रिमेनिंग वैल्यू है वो आपका क्या कहते हैं रिलेटेड एम्प्लॉय को पेड कर, रिलेटेड पर्सन को पेड करेगा। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं कि अगर कोई कहते हैं कि आपका अगर रिलायंस जो है रिलायंस कंपनी है, अगर किसी एम्प्लॉय को मिस्टर ए है, अगर उसे सैलरी दे रही है, ठीक है, तो अगर उस केस में क्या कहते हैं कि अगर उसकी वो स्पेसिफिक लिमिट से अगर ज्यादा पेमेंट किया जा रहा है, तो वो क्या करे, रिलायंस क्या करेगा कि रिलेटेड परसेंटेज क्या करेगा, वो कट करने के बाद, मतलब अगर 100 रुपए सैलरी देनी है तो आप ये समझो कि मान लेते हैं कि करीबन 10 रुपीज रिड्यूस करेगा, वो क्या करेगा एक तरह से डिपार्टमेंट को पेड करेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पेड करेगा, और 90 रुपए जो 90 रुपीज है वो उस एम्प्लॉय के हाथ में देगा। ठीक है, ये ड्यूटी रिलायंस की बनेगी। ठीक है, और तो ये सारी चीजें, ये आपको टीडीएस का मीनिंग यहाँ पर समझ आ गया होगा। ठीक है, अब मेन बात आ जाती है, अगर हम देखें टीडीएस ऑन सैलरी, अगर आप देखोगे तो मोस्टली जो आईटीआर फाइल करने वाले लोग होते हैं, ठीक है, तो वो जॉब बेस्ड पर्सन होते हैं। तो वहां पर हम जो बात करने जा रहे हैं मेन, कि एक तरह से जो एक एम्प्लॉय को सैलरी पेड करी जाती है, ठीक है, किसी पर्सन जो जॉब कर रहा है, वो अगर जॉब करने के बाद जो उसे सैलरी पेड करी जाती है, उस पर उस सैलरी के ऊपर टीडीएस या टैक्स डेडिकेटेड सोर्स की कैलकुलेशन कैसे करी जाती है, उसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। पहली बात तो टीडीएस ऑन सैलरी जो डिडक्ट किया जाता है वो अंडर सेक्शन 192 इनकम टैक्स एक्ट अंडर सेक्शन 192 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है। तो अब यहाँ पर हम ये देखने जा रहे हैं कि अगर किसी पर्सन के ऊपर, एक एग्जांपल लेके, कि अगर किसी पर्सन के ऊपर, किसी एम्प्लॉय की सैलरी के ऊपर अगर टीडीएस की कैलकुलेशन करी जानी है तो कैसे की जाएगी। ठीक है, सीधी सी बात है, एक फंडा आप हमेशा ध्यान रखो कि अगर कोई पर्सन, अगर क्या कहते हैं कि अगर एग्जेम्प्टेड वैल्यू के अंदर है, मतलब अगर हम बात करें जो स्लैब रेट की बात करें, तो अप टू 2.5 मतलब 2,50,000 की तक की अमाउंट जो है वो इनकम टैक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग एग्जेम्प्ट है। तो अगर सीधी सी बात है, अगर कोई पर्सन एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आ रहा है, मतलब उसे अगर टैक्स नहीं देना, तो उस पर टीडीएस उससे नहीं लिया जाएगा। ठीक है, और अगर वो 2.5 लाख से ज्यादा क्रॉस कर रहा है तो उसके ऊपर जितना टैक्स बनेगा, ठीक है, तो वो क्या होता है कि जितना टैक्स बनेगा तब वो टैक्स की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो तब वहां पर टीडीएस की कैलकुलेशन करी जाती है, और सीधी सी बात है, ये कैलकुलेशन हर साल के जो हर महीने, मतलब अप्रैल के स्टार्ट में ही करी जाती है कि हर महीने की सैलरी से कितना टीडीएस काटा जाना चाहिए। ठीक है, किसी पर्सन की सैलरी से कितना टैक्स काटा जाना चाहिए। ठीक है, जितना हर महीने की सैलरी के ऊपर उसका टैक्स का बर्डन बनेगा, ठीक है, जितना टैक्स बनेगा उसे ही हाथ के हाथ वो क्या करेगा, टीडीएस के तौर पर एम्प्लॉयर काट के और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करेगा। ठीक है सर, तो यहाँ तक की बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लेते हैं कि अगर कोई पर्सन है तो उस पर कोई एम्प्लॉय है, अगर उसकी सैलरी के ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करी जाती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ टीडीएस। ठीक है, अगर कोई पर्सन है, ठीक है, मिस्टर राम या समथिंग, जो मिस्टर अजय गुप्ता, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मिस्टर अजय गुप्ता जॉब कर रहा है, तो अप्रैल के मंथ में उसके सैलरी पर टीडीएस की कैलकुलेशन कैसे करी जाएगी, तो वो हम देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर उससे मंथली अगर हम देखा जाए, तो मंथली सैलरी हम एक एस्टिमेट ले रहे हैं कि मंथली बेसिक सैलरी जो है यहाँ पर उसको 35,000 रुपए पर मंथ है। ठीक है, ये जो सैलरी हमने ली है 35,000 रुपए पर मंथ, और हाउस रेंट अलाउंस 25,000, अदर अलाउंसेस वो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, एजुकेशनल अलाउंस या समथिंग जो भी अलाउंसेस हैं वो सारी, और वो सब चीजें यहाँ आ जाती हैं। तो यहाँ पर हमने अदर अलाउंसेस ये इसका 10,000 पर मंथ लिया, टोटल यहाँ पर 70,000 लिया। सैलरी में और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पर हम केवल आपका ये 3 चीजों के हिसाब से, 3 मेन आइटम है जो हर किसी की सैलरी में आते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम टीडीएस की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो यहाँ मिस्टर क्या कहते हैं जो अजय गुप्ता है, उनकी बेसिक सैलरी कितनी हो गई, 35,000, हाउस रेंट अलाउंस 25,000, अदर अलाउंसेस 10,000, और अगर आप इसका देखोगे तो ये जो टोटल
एक महीने की सैलरी जो आ रही है वो 70,000 आ रही है। ठीक है, तो ये आपका जो 70,000 आया है, ये कैसे आया है, ये इसका ब्रेकअप है। ठीक है सर, अब चलते हैं इसके आगे कि सैलरी कैसे कैलकुलेट करी जाती है। अब वो सॉरी, सैलरी पर टीडीएस की कैलकुलेशन कैसे करी जाती है। अब अगर हम इन सबको अगर 12 से मल्टीप्लाई करें, जैसे आप देखोगे ना, तो यहाँ पर ये एनुअल डाटा लिया गया है। ठीक है, जो एनुअल ये सैलरी HRA जैसे 4,20,000 आया है, तो 4,20,000 अगर आप देखोगे तो ये कैसे आया, तो 4,20,000 जो आया है वो आपका अगर देखा जाए तो आपका जो अगर क्या कहते हैं 35,000 को इंटू 12 करोगे तो आपका ये सैलरी आ जाएगी 4,20,000। इसी तरह से HRA को 25,000 को अगर 12 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये आ जाएगा 3 लाख। और इसके अलावा अगर अदर अलाउंसेस 10,000 पर मंथ है, इंटू 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल आ जाता है 1,20,000। ठीक है सर, तो ये इसकी जो टोटल सैलरी जो आ जा रही है 1 ईयर, 1 साल की, वो 8,40,000 रुपए आ गई। वो कितनी आ गई, 8,40,000 रुपए। अब अगर आप देखो तो ये 8,40,000 रुपए जो आ गई है वो इस तरह से आई है, वो इन तीनों का सम है। आप समझ रहे हो, ये सामने आपको दिखाई दे रहा होगा 4,20,000, 3 लाख और 1,20,000, तो ये तीनों का सम है। ठीक है, तो ये 8,40,000 ये इसकी 1 साल की सैलरी आ गई। अब इसमें हम बात कर रहे हैं कि आपका HRA के एग्जाम्पशन की बात कर रहे हैं, HRA पर छूट मिलती है, सबको पता है। ठीक है, तो HRA पर अगर जो एग्जाम्पशन, HRA क्या होता है, HRA का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस का मतलब क्या होता है कि सीधी सी बात है, जो एक एम्प्लॉयर होता है वो अपने एम्प्लॉय को क्या करता है कि कई बार जैसे मान लेते हैं कि अगर वो उसको क्या करता है कि अगर उसके पास अपना मकान नहीं है, अगर उसने मकान किराए पर ले रखा है, ठीक है, तो अगर मकान किराए पर लिया है तो उसको क्या करता है कि एक तरह से उसके रेंट का कंपनसेशन करता है। ठीक है, कई बार 100% करता है और कई बार कम, मतलब उसको मकान किराए पर लेने के लिए अलग से ये अलाउंस पेड किया जाता है, उसे बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि सीधी बात है कि अलाउंसेस एक तरह का बेनिफिट होता है। ठीक है, तो उसे मकान लेने के लिए एक तरह से वो कॉपरेट करता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, उसे बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस। अब यहाँ पर वो हाउस रेंट अलाउंस मिल भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, अगर यहाँ पर हाउस रेंट अलाउंस जैसे हमने देखा 25,000 पर मंथ है, 25,000 रुपए पर मंथ का है। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अब हाउस रेंट अलाउंस जो है वो पूरे साल का अगर आप 25,000 पर मंथ के हिसाब से अगर 1 ईयर का आप लोगे तो करीबन 3 लाख हो जाता है। ये है ना आपका, ये 3 लाख रुपीस आपका आ जा रहा है। ठीक है, तो ये आप देखोगे ये 25,000 रुपए यहाँ पर ये ब्लू कलर का इंडिकेशन दिखा रहा है। ठीक है, तो आपका ये अगर 12 से मल्टीप्लाई करें तो आपका ये आप आ जाता है। ठीक है, अब इसमें जैसे हम आगे, ये 3 लाख रुपीस आ गया। अब इसके बाद इसमें जैसे हम देख रहे हैं कि HRA पे गवर्नमेंट की तरफ से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, एग्जेम्पशन देता है, छूट देता है। ठीक है, तो वो छूट की कैलकुलेशन कैसे करी जाती है वो हम देख ले रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात तो जो HRA की एग्जेम्पशन निकालने का सीधा साधा फॉर्मूला है। उसमें वो कहता है कि अगर दो तरह की सिटी आ जाती है, एक तो मेट्रो, मेट्रो जैसे हमें पता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से 4 मेट्रो मानी जाती है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। इन 4 जगह का अगर हम देखें, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, अभी मैं बात कर रहा हूँ मेट्रो सिटी की। ठीक है, तो मेट्रो सिटी के लिए जैसे हम देख रहे हैं कि अगर HRA की छूट की हमें बात करनी है इस क्वेश्चन के हिसाब से, जैसे HRA यहाँ 25,000 पर मंथ और होल ईयर का हो गया 3 लाख, तो इस पर छूट की हम देख लेते हैं कि कितना क्या है। अब यहाँ पर अगर ये आ जाता है पहला पॉइंट एग्जाम्पशन लेने के लिए, HRA रिसीव्ड। ठीक है, HRA रिसीव्ड जो लिया गया है 25,000 इंटू 12, 3 लाख आ जा रहा है। इसी तरह से दूसरा पॉइंट आ जाता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और तीसरा आ जाता है 50% ऑफ सैलरी। ठीक है, तो HRA रिसीव तो आपका होल ईयर का 12 महीने का 3 लाख रुपए हो गया। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पर सैलरी, तो यहाँ पर मीनिंग ऑफ सैलरी मतलब जिसके ऊपर ये परसेंटेज कैलकुलेट करी जाती है वो आ जाता है बेसिक सैलरी DA विद टर्म्स प्लस जो इंसेंटिव होता है कमीशन वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर अब यहाँ पर केवल सैलरी दे रखी है, अलाउंसेस में DNS अलाउंस नहीं दे रखा है, वो तो उसकी बात है कि क्या होता है। अब जैसे मेट्रो है,
मेट्रो सिटी मतलब दिल्ली है तो 50% ऑफ सैलरी। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो इसकी बेसिक सैलरी आ जा रही है, बेसिक सैलरी ये तो है नहीं, 4,20,000। तो यहाँ पर जो परसेंटेज लगेगी बेसिक सैलरी डीए टर्म प्लस कमीशन, तो यहाँ पर ना तो डीए है ना कमीशन है, तो यहाँ इस 4,20,000 का इसका मीन ऑफ सैलरी हम लेके चलेंगे। मीन ऑफ सैलरी का मतलब जिसके ऊपर एचआरए की परसेंटेज अप्लाई करी जाएगी। तो अब यहाँ पर अगर 4,20,000 का आप देखो तो ये 50%, ये करीबन 2 लाख आ जा रहा है। ठीक है सर, तो यहाँ पर ये 2 लाख रुपए आ जा रहा है, ये आपका 50%। ठीक है, तो अब इसके आगे जैसे हम चल रहे हैं यहाँ पर आपका, ठीक है, तो 50% जो आ रहा है 4,20,000 का, ये 2,10,000 आ जा रहा है। और नंबर थर्ड पॉइंट जो आ जाता है वो आ जाता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब यहाँ पर एक्चुअल में अगर इसने हम मान लेते हैं 8,200 पर मंथ के हिसाब से इसने रेंट पेड किया पर मंथ, तो एनुअल कितना, अगर 8,200 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा करीबन 98,400। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर 82,200 पर मंथ के हिसाब से अगर रेंट है तो होल ईयर का 98,400, 98,400 हो गया। अब अगर आप देखोगे तो रेंट पेड जो है वो हो गया पूरे साल का 98,400। 98,400 को सैलरी के 10%, मतलब जो 4,20,000 है इसका 10% हुआ 42,000। ठीक है, तो 42,000 में से अगर आप 98,400 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 56,400। ठीक है, तो ये आपका आ गया तीनों की डिटेल की एचआरए जो रिसीव्ड हुआ वो हुआ 3 लाख, रेंट पेड माइनस 10% सैलरी हो गया 56,400 एंड 50% ऑफ मीन ऑफ सैलरी, तो ये हो गया 2,10,000। अब ये कहता है विच एवर इज लेस, इन तीनों में जो कम है, तो यहाँ पर तीनों में जो कम है 3,56,400, 2,10,000। तो सबसे कम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिस्टर जो अजय गुप्ता है उसको 56,400 रुपए की एग्जाम्शन मिल जाएगी। ठीक है सर, तो यहाँ पर 56,400 का इसको एग्जाम्शन लेने का राइट बनता है। यही एग्जाम्शन आप देखोगे यहाँ पर हमने कैलकुलेट करी है। ठीक है, 56,400 की एक कैलकुलेशन इसमें आ जा रही है। ठीक है, ये आप देखोगे ये क्रॉस चेक हो रहा है जैसे एचआरए को कहाँ से लिया गया है, ये 56,400 यहाँ पर आ जा रहा है। अब चलते हैं इसके आगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए ग्रॉस सैलरी 8,40,000 हो गई, एचआरए की एग्जाम्शन 56,400 हो गई, और आपका जो आपका इनकम फ्रॉम सैलरी या टैक्सेबल सैलरी जो आ गई वो आ गई आपका 7,83,600। 7,83,600 ये इसकी सॉरी ग्रॉस सैलरी का आ जाएगा। ठीक है, ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। और इसमें से आपको मैं बताऊं आपका एक स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो एप्लीकेबल होता है 50,000 का, 50,000 का फिक्स डिडक्शन उसको मिलता है। ठीक है, इसको माइनस करने के बाद अगर आप देखोगे तो जो इसकी टोटल इनकम आ जा रही है वो आ जा रही है आपका 7,39,600। जैसे एक बार ब्रेकअप करके देख लेते हैं कि ये 7,39,600 कैसे आया। तो 7,39,600 में अगर आप देखो कि ब्लू कलर से आपका पूरा कवर कर रहा है, 7,83,600 में से अगर 50,000 माइनस करेंगे तो ये आपका ये वैल्यू आ जा रही है। ठीक है, 7,33,600। तो ये हो गया आपकी जो टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, टैक्सेबल सैलरी। अब बात करते हैं कि आगे हम यहाँ पर ये लेके चल रहे हैं कि इसकी कोई भी अदर इनकम हो भी सकती है। ठीक है, अदर सोर्सेस इंटरेस्ट वगैरह की इनकम हो सकती है, लेकिन हम मोस्टली फोकस कर रहे हैं केवल सैलरी के टीडीएस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब मान लेते हैं कि जो मिस्टर अजय है उन्होंने क्या कर रखा है कि आपका एक तरह से LIC वगैरह LIC ले रखी है, या इसमें 80C में के बारे में हम डिटेल डिस्कशन बाद में करेंगे। थोड़ा सा शॉर्ट में मैं फिर से बता दूं कि जब कोई आदमी LIC कराता है अपने फैमिली मेंबर्स की, या म्यूचुअल फंड या UTI की यूनिट्स में, या उसका क्या कहते हैं कोई एजुकेशन, बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस होता है कोई, ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बॉन्ड वगैरह में जो इन्वेस्टमेंट होता है तो वो सब चीजें 80C में आ जाती हैं। तो 80C की मैक्सिमम लिमिट है अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है डिडक्शन की 1.5 लाख। हम यहाँ ये मान के चल रहे हैं कि इस पर्सन ने, मिस्टर अजय गुप्ता ने अपनी 1.5 लाख की पूरी लिमिट का यूज किया, 1.5 लाख या 1.5 लाख से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट का रखा है। तो 80C का डिडक्शन हमने ले लिया। इसके अलावा हमने एक डिडक्शन जो मोस्टली हर कोई कराता है, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस हर कोई लेता है, तो यहाँ पर 80D मेडिक्लेम जो आ रहा है
ठीक है, यहाँ पर इसने 20,000 रुपए का मेडिक्लेम लिया हुआ है 1 साल का, तो ये मेडिक्लेम का डिडक्शन इसे 20,000 रुपए का मिल गया है। ठीक है, तो टोटल हमने डिडक्शन देखा कि 1,50,000 का 80C और 80D का कितना हो गया 20,000 रुपीज। ठीक है, और इन डिडक्शन को माइनस करने के बाद जैसे आप देखोगे ना कि ये जो वैल्यू निकल के आ रही है वो डिडक्शन, टोटल डिडक्शन की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आपकी इन दोनों को मिला के किसका टोटल करके देखते हैं किससे, मतलब ये 80C और 80D का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 1,70,000। ठीक है सर, अब चलते हैं इसके आगे। अगर आप देखो 7,33,600 में से अगर 1,70,000 माइनस करेंगे तो ये जो टैक्सेबल इनकम आ जा रही है वो आ जा रही है 5,63,600। चेक करके देखते हैं कि ये किससे आई है। तो ये साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर आपका कि ये जो ये है आपका 7,33,600 में से अगर ये दोनों कैटेगरी आप माइनस करोगे तो आपका जैसे 7,33,600 में से 1,70,000 माइनस करेंगे तो कुल मिलाकर ये आपका 5,63,600 आ जा रहा है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि ये 5,63,600 कैसे आया, 5,63,600 कैसे आया। तो एक बार इसको फिर से चेक करते हैं तो ये आपको ब्लू कलर में दिख रहा होगा, हाईलाइट हुआ। 7,33,600 में से 1,70,000 माइनस करोगे तो आपका 5,63,600 आ जाता है। ठीक है सर, तो ये हो गया आपका टोटल इनकम। टोटल इनकम का मतलब टोटल टैक्सेबल इनकम की अब इस पर टैक्स की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, एक बात और बता दूं कि एक जो एम्प्लॉय है, एक एसएससी है, ठीक है, उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बहुत सारे डिडक्शन मिलते हैं लेकिन बहुत कम चीजें उसके ऊपर अप्लाई हो पाती, सारे डिडक्शन तो यूज कर ही नहीं पाता। जैसे 80C है, 80D, 80C हमने देखा, 80D सबके साथ होता है। एक आपका जो 80 जो ई आ जाता है, जो एजुकेशन लोन से रिलेटेड आ जाता है, 80GG का बेनिफिट आ जाता है, या 80G का बेनिफिट आ जाता है, जो डोनेशन वगैरह किए जाते हैं ना, कि आपका प्राइम मिनिस्टर नेशनल लीव फंड या प्राइम मिनिस्टर डॉट लीव फंड समथिंग समथिंग, ठीक है ना, या जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, जो मतलब इस तरह से जो मेमोरियल ट्रस्ट वगैरह, तो इसमें आपका 80G कवर होता है। और इसके अलावा 80TTA, अंडर सेक्शन 80TTA आपका इंटरेस्ट का डिडक्शन आ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे डिडक्शन मिलते हैं जो सब एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने केवल 2 बेसिक डिडक्शन लिए हैं क्योंकि वे नहीं लिए जाते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि आपका 80C के ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करी जाती है, तो वो देख लेते हैं। 80C के ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन, सॉरी मतलब जो आपका टैक्सेबल इनकम आई उसके ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करी जाएगी। तो आपको इसका जो स्लैब रेट एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं कि स्लैब रेट है क्या। ठीक है, तो स्लैब रेट जो आपको पता ही है कि अगर आप चेक करोगे तो अप टू 2.5 लाख मतलब 2,50,000 तक जो आपका स्लैब आ जाता है। अगर ओल्ड डिजाइन की हम बात करें तो 2.5 लाख रुपए तक एग्जिम्ट आ जाता है। पहले 2.5 लाख रुपए तक अप टू 2.5 लाख, अप टू 2,50,000 क्या है कि कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट 2,50,000 अगले 2.5 लाख, ठीक है, अगले 2.5 लाख के ऊपर आपका इसका जो टैक्स का रेट रहता है वो 5%। उसके बाद जो आपका क्या कहते हैं अगले 5 लाख के ऊपर आ जाता है 20% का रेट, एक बहुत हैवी रेट आ जाता है। और जो बैलेंस इनकम आ जाती है उसके ऊपर 30% का जो ओल्ड डिजाइन के हिसाब से टैक्स रेट आ जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जितनी भी इनकम है उसमें से अगर पहले 2.5 लाख के ऊपर कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं रहती, एग्जेम्प्ट हो जाता है। और फिर उसके बाद पहले 2.5 लाख को माइनस करने के बाद अगले 2.5 लाख के ऊपर करीबन 5% का टैक्स रहता है। ठीक है, मोस्टली लोग इसी वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। और उसके बाद जो 2.5 लाख तो खत्म हो गया, 5 लाख के बाद जो अगले 5 लाख होते हैं, नेक्स्ट 5 लाख हैं, उसके ऊपर आपका 20% और बैलेंस के ऊपर 30% का टैक्स रहता है। तो अगर हमारी जो यहाँ पर हम देखेंगे टैक्सेबल इनकम है 5,63,600 रुपए, मतलब 5 लाख से ऊपर, तो सबसे पहली बात तो अप टू 2,50,000 पहले 2.5 लाख के ऊपर टैक्स नहीं आ गया, ये मैंने पहले बताया था आपको। अब बात करते हैं आगे कि अगले 2.5 लाख मतलब अगले 2,50,000 टू 5 लाख तक रेट आ जा रहा है 5%। तो मतलब अगले 2.5 लाख का 5% आ गया 12,500 रुपए। तो अब यहां तक हमारी इनकम कितनी, 2.5 और 2.5 5 खत्म हो गए। अब इसमें हमारे पास जो टोटल इनकम है मिस्टर अजय गुप्ता की 5,63,600,
मतलब इसमें से अगर देखा जाए तो केवल 63,600 बच रही है। तो अब इसमें 63,600 का अब वहां 5 लाख के ऊपर क्रॉस होगा तो फिर वो 20% का रेट जाएगा। तो 5,63,600 का यहाँ पर जो 20% जो आ जा रहा है वो आपका 12,720 रुपये यहाँ पर ये वैल्यू आ जा रही है। जैसे आप ये नीचे कैलकुलेट करके दिखाया है ना, ये 63,600 का 20%, 12,720। अब यहाँ पर अगर इन तीनों का हम टोटल की बात करें, इन तीनों के टोटल की अगर हम बात करें तो ये कैसे आया है, ठीक है। तो ये आपका इन तीनों का मिलाकर आया, 12,500, 12,720 को मिलाकर जो वैल्यू आपके सामने आ जा रही है वो आ जा रही है 25,220 रुपये। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि 25,220 कैसे आया। तो यहाँ पर इन तीनों का टोटल, तो यहाँ पर इन तीनों का जो टोटल आ गया 25,220। अब इसके बाद इसमें क्या होता है कि आपका एक आपका हेल्थ टैक्स लगता है, मतलब एजुकेशनल और जो हेल्थ टैक्स जो लगता है वहां पर आपका ये आपका आ जाएगा 4% एट द रेट ऑफ 4%। तो यहाँ पर अगर 25,220 का 1,009 कैसे निकल के आया तो उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 25,220 का 4% कैलकुलेट किया गया है। तो यहाँ 1,009 आ जा रहा है, सॉरी। और आपका इस दोनों का टोटल मिलाकर जो टोटल टैक्स आ रहा है 26,229 रुपए। ठीक है, तो 26,229 रुपए ये इसका टोटल टैक्स आ जा रहा है। अब यहाँ जो हम बात कर रहे हैं 26,229 रुपए, ये ठीक हो गया सर। अब इसमें जो अगर मंथली हम बात करें, मतलब इसी अगर ये जो 26,229 रुपए ये माना जाएगा कि जब इसकी टैक्स की कैलकुलेशन होगी टोटल साल की इनकम के ऊपर, तो पूरे टोटल टैक्स जो इसका बनेगा 26,229 रुपए। अब इस 26,229 रुपए को ही आप क्या करो, 12 से डिवाइड कर लो। तो 12 से डिवाइड करने के बाद ये जो वैल्यू आ जाएगी वो 2186। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ये वैल्यू आ जा रही है आपका 2186। ठीक है सर, तो ये 2186 इसका ये टोटल टीडीएस आ रहा है, मंथली टीडीएस आ जा रहा है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आपका जो भी टीडीएस का मतलब होता है कि एक एसएससी का, एक एम्प्लॉय का जो पूरे साल का टैक्स बनता है, ठीक है, विथ जो हेल्थ सेस मिलाकर, ठीक है, उसका टोटल आप करो और उसे 12 से डिवाइड कर लो, वही आपका मंथली टीडीएस माना जाएगा। फिर से हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर 25,220 रुपए का टैक्स था, ठीक है, और इसका अगर हम मंथली अगर देखें तो इसे 12 से डिवाइड अगर कर दो तो आपका ये 2,002 आ जाएगा। ये कैसे निकल गया है, ये सीधी सी बात है, ये 25,220 को 12 से डिवाइड करके आया है। अब इसमें जैसे हम बात करें ऐसी सेस लगाया, ऐसी 26,229 रुपए जो इन दोनों को मिलाकर इसे 12 से डिवाइड कर दो तो 2186। तो मिस्टर अजय गुप्ता का जो मंथली टीडीएस आ गया 2186। ठीक है, तो जो जो क्या कहते हैं, जो इनका एम्प्लॉयर जब इन्हें सैलरी पेड करेगा, ठीक है, तो उनकी सैलरी में से वो क्या करेगा, हर महीने क्या करेगा कि एक तरह से ये 2186 अमाउंट क्या करेगा, टीडीएस के तौर पर रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है टीडीएस कैलकुलेट करने का, मतलब सैलरी पर जो टीडीएस इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। इसी तरह से बहुत सारे आइटम होते हैं जिनके ऊपर जो एक स्पेसिफिक अमाउंट के ऊपर दिए जाते हैं तो उनके ऊपर टीडीएस की कैलकुलेशन करी जाती है। वो एक अलग पॉइंट है, उसके बारे में एक अलग से वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये पॉइंट ढंग से समझ आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज जो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9625122106, इस नंबर पर आप पर्सनली फोन करके आप मुझसे अपनी क्वारी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आता है, ठीक है, तो प्लीज लाइक करिए, औरों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करिए, क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन की जरूरत मुझे लगता है कि आज की डेट में मोस्टली हर पर्सन को होती है। इसके अलावा सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन जो लेटेस्ट वीडियो जो भी है उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। थैंक यू।